नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के लिए सुनील कुमार। आज का मौका बहुत ख़ास है। मैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के निमली ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ एक एनुअल कॉन्फ्रेंस चल रही है, अनिल अग्रवाल डायलॉग, जिसको मैं कभी मिस करने की हिम्मत नहीं करता। इतना कुछ सीखने मिलता है 3 दिनों में। हमारे साथ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की डायरेक्टर सुनीता नारायण, देश की सबसे बड़ी पर्यावरणविद, पर्यावरण शास्त्री मौजूद हैं। उनके साथ मेरी बात मुलाकात बहुत होती है, लेकिन एक औपचारिक इंटरव्यू का यह पहला मौका है। सुनीता, आपका बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हमारी इतनी पुरानी एक रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ हूँ। जी सुनीता, 20 जनवरी को दुनिया का नक्शा जो है एक किस्म से बदल गया, पूरे का पूरा। उस तारीख के आतंक को याद करने का हौसला कई बार नहीं होता है, क्योंकि रोज़ सुबह कोई न कोई एक नया आतंक आ जाता है। ट्रंप के बाद की दुनिया, आपने कल ही कहा कि दुनिया, वर्ल्ड हैज़ ट्रंप अस। तो दुनिया कैसी लगती है आपको ट्रंप के बाद? मैं खासकर एनवायरनमेंट के हिसाब से पूछ रहा हूँ। मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहूँगी आपको सुनील जी, बहुत बुरी हालत है और बहुत भयानक और बुरी स्थिति में हम जा रहे हैं। क्यों? एक तरफ से हम जानते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम जानते हैं कि उसके जो बुरे असर हैं हमारे ऊपर आज पड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं ज़्यादा वर्षा, ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा गर्मी। अभी लॉस एंजलिस में, जहाँ सबसे अमीर लोग रहते हैं, आपने देखा किस तरह से आग ने पूरे घर जला दिए। हम जानते हैं, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी प्रांत में आप रह रहे हैं, जलवायु परिवर्तन एक रियलिटी है, हो रही है। और उसके लिए कदम उठाने थे विकसित देशों को, ट्रंप के देशों को, कि वो अपने प्रदूषण को कम करें। और यहाँ ट्रंप साहब आते हैं और कहते हैं कि मैं तो ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल करूँगा, मैं ड्रिल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ज़्यादा खोदो, ज़्यादा तेल निकालो, ज़्यादा इस्तेमाल करो। I mean, आज के ज़माने में ये कह रहे हैं, और जहाँ उनके देश को बहुत हद तक कदम उठाने थे कि वो अपना प्रदूषण कम करें, खपत को कम करते। आज एक अमेरिकी औसत 20 गरीब हिंदुस्तानियों से और ज़्यादा खपत करते हैं दिन भर में। बिल्कुल सुनील जी, और आज यही ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं तो और बढ़ाऊंगा। और सबसे बुरी चीज़ मुझे लगता है इससे होगी कि ट्रंप की जो आवाज़ है वो सब सुनना चाहते हैं। ये याद रखो कि जो भी विकसित देश हैं, जो भी अमीर हैं दुनिया के, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल में, उनके रहन सहन में कोई असर नहीं आना चाहिए। वो उतनी गाड़ी चलाएं, और गाड़ी चलाएं, और ईंधन इस्तेमाल करें, और बिजली इस्तेमाल करें। तो वो चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन का जो पूरा प्रकोप है, जो प्रलय की स्थिति है, उसको कहीं भूल जाए, देखी जाएगी। और अगर है सबसे बुरा असर तो भारत जैसे देशों पे पड़ता है। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है, वो संभाल लेगी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत बुरी स्थिति है। मैं यहाँ पे एक फ़र्क समझना चाहता हूँ आपसे। ट्रंप और उनके देश, जब आपने कहा, तो ट्रंप तो आज तकरीबन अकेला सा मुझको दिख रहा है। जो रूस या चीन से उसकी स्ट्रेटेजिक जो अभी तालमेल दिख रहा है, ये बहुत टेम्परेरी है। लेकिन ट्रंप के देश का, अमेरिका का जो तालमेल यूरोप के साथ लंबे समय से चले आ रहा था, आज यूरोप को भी उसने एक किस्म से धक्का दे दिया है। उसको ट्रंप के देश कहना तो मैं नहीं चाहूँगा। एक दूसरा, मुझको लगता है कि यूरोप जो है खपत के मामले में शायद अमेरिका के मुकाबले कुछ अधिक जिम्मेदार है। जहाँ पर लोग साइकिल चलाते भी दिखते हैं, जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अमेरिका के मुकाबले ज़्यादा दिखता है। अमेरिका में तो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया गया रेल को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ताकि लोग पर्सनल व्हीकल ही यूज़ करें, मजबूरी कर दी गई है। लेकिन यूरोप में अभी भी, मैं जितना घुमा हूँ, अभी भी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। तो पर्यावरण के मुद्दे पे मुझको ऐसा लगता है कि यूरोप के बहुत से देश जो हैं
ट्रंप से पूरी तरह तालमेल नहीं रखेंगे। नहीं सुनील, देखिए बात आपकी सही है, मगर जो आज के और यूरोप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो पर्यावरणवादी ज़्यादा हैं और उनको इसकी चिंता भी है। मगर आज के जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं उससे हमें थोड़ा सा चिंतित होने की ज़रूरत है। आप यूरोप में देखिए, 2 साल पहले तक ये बात होती थी कि जो यंग हैं, जो यंग लोग हैं यूरोप के, वो पर्यावरण को लेके बहुत चिंतित हैं, वो जलवायु परिवर्तन को लेके बहुत चिंतित हैं। ग्रेटा थनबर्ग, उसके बाद इतने सारे, और बार बार, और ये बात सही है कि उनको चिंता होने की ज़रूरत है कि कैसी दुनिया उनको मिलेगी जहाँ पर हर रोज और हर जगह इस मेल का असर पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन को लेके। मगर आज आप देखिए सुनील कि वो ही यंग लोग आज जिसको वोट दे रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, वो जाहिर तौर पे पर्यावरण को खत्म करने जा रहे हैं। और उनका स्टेटेड पॉलिसी है, जो मुझे राइट और लेफ्ट की बात नहीं है, इसमें यह है कि कौन पर्यावरणवादी पार्टी है, कौन जलवायु परिवर्तन के ऊपर कदम उठाना चाहता है, और कौन इसको ग्रीन हॉक्स मान रहे हैं ट्रंप की तरह, और कौन कह रहा है कि ये तो करना ही नहीं है। AFD पार्टी जो जर्मनी में है, उसने कहा है कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो विंडमिल हटा देंगे, कोयले पे फिर निर्भर होंगे। वो कहते हैं ये सब चीजें, जैसे आपने कहा ग्रीन हॉक्स है, वही नेदरलैंड में हो रहा है, वही इटली में हो रहा है। तो ये भी सोचने की बात है कि क्या जो वहाँ की जो आबादी है उसको आज जलवायु परिवर्तन इतना बड़ा सवाल नहीं लगता, और उनको ये लगता है कि उनकी नौकरी और बाहर वाले जो आ रहे हैं, इमिग्रेशन का जो सवाल है कि वो दूसरे हैं, वो अलग लगते हैं, और उनसे ज़्यादा डर है। और मुझे लगता है जो आज की पॉलिटिक्स रही है, जो ट्रंप की पॉलिटिक्स, पूरी दुनिया की आज पॉलिटिक्स होती जा रही है, वो ज़्यादा लोगों के बीच में ब्रेक और डालने की कोशिश है, पोलराइज करने की ज़रूरत है। तो आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, मेरी नौकरी जा रही है, आपके कारण जा रही है। आज आप यूरोप को देख लीजिए, अगर वहाँ इमिग्रेशन नहीं होता तो वो खाना नहीं उगा सकते, उनका एग्रीकल्चर रुक जाएगा, उनकी फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। अमेरिका में यही हाल है, यही हाल है। अभी ट्रंप जो निकाल रहे हैं लोगों को, उसकी वजह से एक फिक्र खड़ी हो गई है कि उनके बैक यार्ड के काम कौन करेंगे, उनकी मजदूरी कौन करेंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में या एयरपोर्ट सफाई करते। आप यूरोप, अमेरिका, आप इतना जाती हैं, कोई भी बाथरूम साफ करने वाले हों, वो वहाँ के तो वहाँ के तो लोग नहीं है। और सुनील, सबसे जो इसको आप एक सर्कल मान के चलिए, एक तरफ से वहाँ के लोग ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हैं जो पर्यावरणवादी नहीं है, जो जलवायु परिवर्तन के अगेंस्ट हैं, उनको ज़्यादा फिक्र है कि बाहर के लोग आ रहे हैं उनके देश में, ठीक है, इमिग्रेशन से ज़्यादा उनको फिक्र है, उसके कारण वोट दे रहे हैं, मगर नफरत है, जलवायु परिवर्तन जीत रहे हैं। बिल्कुल, मगर जलवायु परिवर्तन जैसे बढ़ेगा वैसे पूरी दुनिया में जो गरीबी है, जो माइग्रेशन है, वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो वहाँ के लोग ज़्यादा पलायन करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे देश में ही देख लीजिए, आज जो गांव के अंदर, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि खाली जलवायु परिवर्तन है, मगर लोग छोड़ना चाहते हैं। क्यों? गांव नहीं कोई छोड़ना चाहता, अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है, छोड़ना इसलिए उनकी मजबूरी बन जाती है क्योंकि वहाँ पर कॉलेज नहीं है, वहाँ पर स्कूल नहीं है, वहाँ पर उनको कमाने का मौका नहीं मिलता। तो इसी के कारण लोग अफ्रीका से इतने सारे लोग खाली वॉर के कारण नहीं जा रहे हैं, वो पलायन इसलिए भी हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से सूडान के नंबर से जब मैं देखता हूँ और BBC पॉडकास्ट पे तकरीबन रोज सुबह सुनता हूँ, तो दिल दहल जाता है देख कर, बिल्कुल, कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग अकेले सूडान में पलायन कर गए हैं, क्योंकि पानी नहीं है, न जानवरों के लिए है, न इंसानों के लिए है, लार्जली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। लेकिन मैं फिर एक बार ट्रंप के ऊपर लौटता हूँ, मुझको इसमें एक उम्मीद भी दिखती है। इसमें ट्रंप ने आज आइसोलेशन जिस तरह का अमेरिका का कर लिया है,
पूरे के पूरे यूरोप को अपने से अलग थलग कर दिया, हिंदुस्तान के लोगों को अलग कर दिया, बहुत से देशों से रिश्ते उसने बाह मरोड़ के ही बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ये क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया के दूसरे देशों की फिक्र जो है ट्रंप की वजह से ओवरशैडो हो जाएगी? वो फिक्र क्या दूसरे देशों में भी अवेयरनेस घट जाएगी? सुनील, मुश्किल है कहना, क्योंकि जो मैं यूरोप के पहले मैं कहती आपसे ये नहीं होगा, और जब ट्रंप पिछली बार आए थे तो फर्क था, बहुत फर्क था। इस बार तो वो केवल बाह मरोड़ने आया है दुनिया मगर की। जो मुझे लगता है इसमें एक और फर्क है, पिछली बार जब ट्रंप आया था तब यूरोप के अंदर इतना दबाव नहीं था कि कुछ उनको करना है जलवायु परिवर्तन के लिए। ये मान के चलिए कि पहले जो ये विकसित देशों ने कदम उठाए थे वो बड़े कन्वीनियंट कदम थे, आसानी से हो गए थे, ठीक है। क्या किया उनने? गैस जो थी रशियन गैस थी, बिल्कुल, उनको रशियन गैस मिल गई तो उन्हें कोयला हट गया, ठीक है, उससे उनका प्रदूषण कम हो गया, उनका फायदा हुआ, गैस सस्ती थी, ठीक है, तो उनको कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। अब जो कदम उठाने की जरूरत है उसमें जरूर पैसा भी लगेगा और फर्क भी पड़ेगा इकोनॉमी को। ये ट्रांजिशन जो है ये सस्ता नहीं, ये सस्ता नहीं है, और यही जो इनने हमें बहलावा किया है कि सस्ता ये सस्ता नहीं होगा। और आज पता चल रहा है उन्हीं विकसित देशों को कि सस्ता नहीं है। आप उनके किसान को देखिए, वो जो सारे किसान खड़े हुए थे उसी वक्त दिल्ली के सामने किसान थे, उसी टाइम यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर किसान थे। वहां के किसान क्या कह रहे थे कि नहीं, हम नहीं चाहते ये ग्रीन डील, क्योंकि ये ग्रीन डील कह रहा है कि हम कीटनाशक नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम चाहते हैं कीटनाशक इस्तेमाल करना क्योंकि हमें पैदावार करनी है। और ये सोचिए वो किसान जिसको 80% सब्सिडी मिलती है अपना खाना उगाने के लिए, वो किसान कह रहा है कि मुझे कीटनाशक इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि ये आसान नहीं होगा, और इन देशों को अब पता चल रहा है कि आसान नहीं है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, गाड़ी की फैक्ट्री बंद हो गई, वॉक्सवैगन की फैक्ट्री बंद हो गई, बिल्कुल, ठीक है, पूरा शहर खाली हो गया, वॉक्सवैगन जहां चलता था। तो ये याद रखिए कि इसमें आज जो ट्रंप की जो आवाज है मुझे लगता है वो कन्वीनियंट आवाज है विकसित देशों के लिए। इनको सहूलियत मिल रही है, उनको सहूलियत मिल रही है, बहाना मिल रहा है। वो ट्रंप कह रहा है, हम तो नहीं कह रहे हैं ना, देखिए वो ट्रंप कह रहा है, वो ट्रंप के पीछे चलेंगे। ऐसा मुझे डर यही है, यानी नेटो में चाहे वो अलग थलग हो जाएं, लेकिन क्लाइमेट के मौके पे देखिए नेटो में भी क्या होता है, जिस तरह से चल रहा है अभी देखिए दुनिया बिल्कुल उथल पुथल हो रही है, ठीक है, टॉपसी टर्मी अलग अलग हो रहा है। इसमें बस दो चीज़ों की मुझे उम्मीद है। एक ये है कि चाइना के ऊपर, चाइना में आज सबसे बड़ी ताकत है ग्रीन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, हम सब रोक रहे हैं, हम रोक रहे हैं, सोलर और बैटरी दोनों में उससे बड़ा कोई नहीं है। और सही है कि हम चाहते हैं कि हम अपना प्रोडक्शन करें, यूरोप कह रहा है मुझे अपनी गाड़ियां बनानी है, चाइना को बाहर रखो, मगर चाइना के पास इतनी ताकत है, इतनी रिसोर्सेज हैं आज, चाइना क्या करेगा उसको लेके। तो मैं देख रही हूँ ऑलरेडी, आप मलेशिया चले जाएं, आप इंडोनेशिया चले जाएं, आप थाईलैंड चले जाएं, तो वहां पर चाइनीज गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, बिल्कुल, और जो दूसरी गाड़ियां हैं बैटरी, उनमें भी चाइना की है, उसमें भी चाइना है। तो क्या चाइना बन जाएगा ड्राइवर ऑफ द ग्रीन ट्रांजिशन? पता नहीं, और किस कॉस्ट पे बनेगा, क्योंकि देखिए चाइना और अमेरिका में भी ज्यादा फर्क नहीं है, हम तो पिसेंगे दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों ही ऐसे देश हैं जहां आप किसी के ऊपर वो नहीं कह, ये कोई डिपेंडेबल फ्रेंड्स नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या इस दुनिया का पूरा नक्शा क्या बनेगा? और इसमें मुझे सबसे बड़ी चिंता होती है हम क्या करें, भारत जैसा देश क्या करे जिसके ऊपर सबसे बुरा असर भी पड़ेगा, जिसको जरूरत है कि हम कुछ करें जलवायु परिवर्तन से जूझने के लिए, क्योंकि ये नहीं क्योंकि जलवायु परिवर्तन है, क्योंकि हमारे लिए आज प्रदूषण जहर बनता जा रहा है। तो हमारे को जो कदम उठाने हैं वो हमारे को अपने लिए उठाने हैं, और इसी में मुझे लगता है भारत का पूरा
अप्रोच होना चाहिए। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी कर रहे हैं, हम सूर्य एनर्जी कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत है, उसका हमें नैरेटिव बदलना पड़ेगा। लेकिन सुनीता, जिस तरह से ट्रम्प हैज वॉकड आउट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, और वो दुनिया का कोई भी एग्रीमेंट अब नहीं मान रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर, वो आज़ाद है, उसने पूरा ट्रैश बिन में डाल दिया। क्या उससे भारत को कोई मोटिवेशन मिलेगा? क्या भारत अपनी एफर्ट्स, अपने कमिटमेंट को कंटिन्यू करेगा? क्या भारत को भी बैकआउट हो जाने के लिए एक मौका मिलेगा? क्योंकि एक्सपेंसिव तो हिंदुस्तान के लिए भी है। सुनील, मुझे नहीं लगता ये होगा। देखिए, दो कारण। एक, भारत ने एक बहुत अच्छी नीति बनाई है आज तक, बहुत, और इसमें मैं भारत सरकार का बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ कि उनने ये नहीं कहा कि जलवायु परिवर्तन हम सब कुछ करेंगे उसके लिए। उनने ये कहा कि देखिए, मुझे तो आज बिजली की जरूरत है, मुझे बिजली और चाहिए, कम नहीं चाहिए, ठीक है। और भारत का जो प्लान रहा है कि हम उसको डबल करेंगे, बिल्कुल ठीक है, मगर एक डिफरेंस के साथ। उन्होंने कहा कि जो डबलिंग होंगी वो हम रिन्यूएबल पे और नई एनर्जी पे करेंगे। और रिन्यूएबल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें भी कोयले से परेशानी है, ठीक है। हम भी जानते हैं कि उससे प्रदूषण बढ़ रहा है, हम भी जानते हैं कि उससे पानी का प्रदूषण बढ़ रहा है, हम भी जानते हैं कि हमें बिजली घर घर तक पहुंचानी है। प्रोडक्शन बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, सबके लिए बिजली लगनी है। और आज सूर्य एनर्जी कोल एनर्जी से सस्ती है, इंस्टॉलेशन भी कम हो गया, इंस्टॉलेशन भी। बट सूर्य एनर्जी और सूरज की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी और आपकी विंड एनर्जी, वो अंग्रेजी में उसको कहते हैं इंटरमिटेंट, कि वो जब मिलती है जब सूर्य होता है। जैसे आज सूरज नहीं है तो हमारा भी जो वो फेयर वेदर फ्रेंड्स है, फेयर वेदर फ्रेंड है। तो भारत का जो पूरा प्लान रहा है कि हम दोनों को मिला के चलेंगे, ठीक जी, राइट मिक्स ऑफ फ्यूल। तो ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए अच्छी है जी, ठीक है। इसमें हमने दुनिया के लिए तो इंसिडेंटली उससे इम्प्रूवमेंट होगा। एक टेक्नोलॉजी आप बात करना छोड़ रही हैं यहाँ पर अभी, वो है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर इज प्रेटी कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेड भी है, कंट्रोवर्शियल भी है, और न्यूक्लियर का एक अपोज भी बहुत होता है पूरे दुनिया में। हिंदुस्तान को लेके जो एक न्यूक्लियर एनर्जी की जो बात चल रही है, हम जा तो चुके हैं उसमें, आगे आपको क्या लगता है न्यूक्लियर का फ्यूचर यहाँ, और आपकी अपनी सोच क्या है? देखिए, मैं इस पे मैं एंटी न्यूक्लियर नहीं हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ, मगर मैं जानती हूँ कि जब भी न्यूक्लियर की बात होती है तो उस पर बहुत सवाल होते हैं, ठीक है। एक सवाल ये होता है कि उसका सेफ्टी क्या है, उसका वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, फाइनल डिस्पोजल क्या होगा, सेफ्टी क्या होगी, और उसका कॉस्ट क्या होगा। क्योंकि अगर आप लाइबिलिटी उसके ऊपर जोड़ दें कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, हादसा होता है, तो पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी कहेंगी कि इसका इंश्योरेंस तो इस रेट पे होगा, इसका मतलब दाम बढ़ जाता है। इसीलिए आज तक ये यूनियन कार्बाइड का ही आज तक तय नहीं हो पाया कि उसका निपटारा कौन करे। बिल्कुल, मगर सुनील, अगर आप देखिए पूरी दुनिया में इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी की बात बहुत है, उम्मीद भी बहुत है, मगर वो सक्सीड नहीं करी है अभी तक। आज बात हो रही है स्मॉल मॉड्यूलर, जो गूगल, बिल्कुल, जो गूगल वाले, जो एआई के लिए न्यूक्लियर मॉडल की बात हो रही है अभी, हो रही है। अगर वो सही हो जाती है तो बहुत अच्छा, मेरे को उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर मैं उसको अपोज नहीं कर रही। यू आर नॉट एंटी न्यूक्लियर। नहीं, क्योंकि किसी चीज का एंटी क्यों होना, हर चीज की अपनी आप शर्तें रखो कि उसमें क्या सेफ्टी मैकेनिज्म हो, क्या कंपेंसेशन हो। आपसे ये पूछूंगी, आप न्यूक्लियर प्लांट के पास रहना चाहेंगे? बाई चॉइस तो नहीं रहना चाहूंगा, सबकी आज चॉइस है, इस गरीब से गरीब नॉट इन माय बैकयार्ड की चॉइस है, ठीक है। इसीलिए
मैं तो बार बार यही कहती हूँ, न्यूक्लियर एनर्जी की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है उसके साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, वो किसी से बात नहीं करते। हाँ, बात नहीं करते। ठीक है, अगर आप उनसे पूछ लें ये सवाल, आपसे एक स्टैंडर्ड आंसर देंगे, अरे रोड हादसे पे ज्यादा लोग मरते हैं। बट मुझे फिक्र है न्यूक्लियर का, आप मुझे समझाइए। हाँ, बिल्कुल, आप मुझे कन्विंस करिए। डीमिस्टिफाई नहीं करना चाहिए। नहीं, क्योंकि इतनी एरोगेंस है। और वो डिफेंस के लिए न्यूक्लियर बनी, याद रखिए। आज सिविल एनर्जी के लिए अगर न्यूक्लियर बनती तो उनको लोगों से बात करनी होती। हाँ, मे भी बदलेगा। आज ट्रम्प कह रहे हैं कि एआई के कारण जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो हम न्यूक्लियर प्लांट हर घर में लगाएंगे, हर फैक्ट्री के पीछे लगाएंगे। देखते हैं सुनील जी, अभी देखते हैं कौन लगाने को तैयार होगा। वहां के लोग कौन लगाने को तैयार होगा कि ये न्यूक्लियर प्लांट है। अगर वो लगा लेंगे तो हम भी लगा लेंगे। हाँ, क्योंकि उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारे मुकाबले तो ज्यादा स्ट्रिक्ट है। बिल्कुल, और उनके लोग भी समझदार हैं। अगर उनने कहा कि ठीक है ये न्यूक्लियर प्लांट मेरे घर के पीछे है, मेरी फैक्ट्री के पीछे, डेटा सेंटर के पीछे, मगर ठीक है, इसका मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि ये सही है, तो ठीक है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, आप भी लगा लीजिए। अब मुझको एक चीज बताइए, मगर आप पहले मत लगाइए, पहले उनको लगाने दीजिए। जी, एक चीज़ बतलाइए, जो क्लाइमेट समिट जो है, जो अभी उसके सारे रिकमेंडेशन, सारी रिपोर्ट्स अब ट्रम्प की वजह से खतरे में पड़ी हुई है, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर उसमें रहने वाला था। वो अगर अपना हाथ खींच लेता है, जो कि खींच लिया है उसे, अगले 4 बरस के लिए तो खींच ही लिया है, तो उन एग्रीमेंट्स का क्या होगा? क्या दुनिया के बाकी देश अपने कमिटमेंट पे खड़े रहेंगे कि वो लोग भी खिसकने की कोशिश करेंगे? और क्या बिना अमेरिका के कंट्रीब्यूशन के वो एग्रीमेंट जो है वो मटेरियलाइज हो सकेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? अमेरिका का जो कंट्रीब्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल तो है ही, मगर आज भी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इमिटर है। जी, ठीक है, बिल्कुल। चाइना 10 बिल्कुल गीगावाट, ये 5, ठीक है, मगर सेकंड लार्जेस्ट है। इनका आज ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हम तो बढ़ाएंगे, ठीक है, कंजम्पशन बढ़ाएंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री लाएंगे, तो फिर तो ईंधन की खपत बढ़ेगी, ठीक है। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं कोयला भी जलाऊंगा, मैं तेल भी जलाऊंगा, मैं गैस भी इस्तेमाल करूंगा। अगर यही 3 हो जाते हैं, अगर वो न्यूक्लियर पूरी तरह से चला जाता है तो ठीक है, कुछ हद तक नीचे आ सकता है, मगर अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। पहला न्यूक्लियर प्लांट प्रोटोटाइप तक नहीं कहीं लगा है, तो अभी तो लंबा वक्त है। तो अभी तो कोयला, तेल और नेचुरल गैस, तीनों फॉसिल फ्यूल हैं। तीनों के कारण प्रदूषण बढ़ेगा और उसके कारण उनका जो कंट्रीब्यूशन है बढ़ेगा। तो एक तरफ से जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लक्ष्य था, रुकना चाहिए था, वो तो कोई सवाल नहीं, वो तो ओवरफ्लो होने जा रहा है। दूसरी तरफ से बाकी के देश भी कहेंगे कि अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों? वही मुझको डर है। देखिए, पैसा भी लगता है अमेरिका को, फाइनेंस, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो जिम्मेवारी है, वो ये भी तो है कि विकासशील देशों को पैसा दे जिससे वो कुछ और कर सके। आज तो अमेरिका कह रहा है हम कुछ नहीं करेंगे। अब ट्रम्प ने पहला जो ऑर्डर पास किया वो था कि मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा। आज ट्रम्प कह रहा है कि मुझे पैसा और मिलना चाहिए। यूक्रेन को बिल दे रहा है कि आपकी माइंस आधी हमारे हवाले करो। बिल्कुल, और हो गया। रेयर अर्थ मिनरल्स और गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम जो है माइंस, आधी माइंस हमको दो, चूंकि हमने आपको हथियार दिया है। देखिए, इसमें सुनील जी मेरा दूसरा राय है। पहले भी यही होता था, विकसित देश कभी कुछ नहीं करते, मुफ्त में नहीं देते थे। आपने इराक की लड़ाई तो देखी है, ठीक है, आप और मैंने हर लड़ाई जो देखी है वो देखी है कि वो कहीं ना कहीं तो रिसोर्स की लड़ाई, बिल्कुल, तेल की लड़ाई, ठीक है।
तो वो बस वो धीरे धीरे वो चुपचाप से करते थे। आप और मैं कहते थे कि ये तेल की लड़ाई है, मगर वो बाहर से नहीं कहते थे, वो तो कहते थे अरे सदाम हुसैन इतना गंदा आदमी, उसको तो रिजीम चेंज चाहिए हमें। हम जानते थे weapons of mass destruction, these words were used बिल्कुल, और अब तो कह रहे हैं to invent an excuse for attack। और वहाँ एक गुलेल नहीं मिली सद्दाम हुसैन के पास मगर किसी को उनको मारने तेल तो के मिला लिए। ना, और फांसी मिली उसको। और तेल तो मिला, तेल मिला। और किसके हाथ में वो तेल गया? सारे विकसित देश की कंपनियों ने हथिया लिया। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ आज जो ट्रम्प कह रहा है उसमें कोई मुखौटा नहीं है, वो साफ अनडिप्लोमेटिक टर्म्स में बात कर रहा है। और मैं देख के कह रहे कैसे कह सकता है। मगर ये भी सोचिए कि आज एक तरफ से उनका जो पूरा मुखौटा था कि हम तो नहीं अच्छे लोग हैं, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं और इसीलिए हम जा रहे हैं, वो सब खत्म, वो सब मुखौटा खत्म हो गया, मुखौटा हट गया। अब ये बड़ा क्लियर है, अब वो उनके दांत निकले हुए, खून बहते हुए दिख रहा है। और ये ही असलियत है। और इसी में हमें सोचना है कि हम क्या करें। मैं तो अपने आप को कहती हूँ जैसे एक टनल होता है कि उसमें हूँ, उसी आखिरी में कोई सिरे में रोशनी दिख रही है कि नहीं? मुझे दिख रही है अगर हम अपनी ताकत पे भरोसा रखें। और अपनी ताकत ये नहीं होती है जो मर्दों की ताकत होती है कि बड़े बड़े बाहुबली नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपना काम करते रहें, जमीन पे काम करते रहें और अपने गरीब को जो आज जलवायु परिवर्तन के असर के ऊपर दब रहा है उसके साथ काम करते रहें, उसकी ताकत बढ़ाते रहें, शहरों को अलग तरीके से बनाएं, उद्योग बढ़ाएं मगर उद्योग के साथ प्रदूषण नहीं करें, अलग अलग तरीके अपनाएं, दिमाग इस्तेमाल करें जिससे हम लोग एक करेज और इमेजिनेशन, यानी अल्टरनेटिव रोड्स अभी हैं, पूरा खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं खत्म। ये जो बाईपास बना देते हैं, मेन आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो जो बाईपास बना देते हैं, ऐसा आपको लगता है कि बाईपास का स्कोप है? मुझे लगता है। आप अभी ह्यूस्टन जा रही हैं, वहाँ दुनिया का पहला हार्ट बाईपास हुआ था, डॉक्टर डेंटन कुली ने किया था। मैं तो ह्यूस्टन जा रही हूँ जहाँ पर सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनियां आ रही हैं और मैं उनके बीच में बोल रही हूँ। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या कहो। इन लोगों के लिए तो आज चांदी है और हम लोग कह रहे हैं कि इस चांदी में कभी और तो सोचो कि ये हकीकत है, ये हकीकत को आप नकार नहीं सकते। मगर सुनने को एक चीज ये बताइए, ये जो क्लाइमेट समिट से हट गए, अमेरिका का कमिटमेंट खत्म हो गया, पैसा अब उसमें आना नहीं है उतना, तो जो पाकिस्तान या सूडान या दूसरे देश ऐसे हैं जो सबसे बुरी तरह से अफेक्ट हुए हैं क्लाइमेट चेंजेस से, जो पाकिस्तान का फ्लड भी मुझको लगता है उसी का एक बड़ा एग्जाम्पल था, और सूडान वगैरह तो हम देख ही रहे हैं जो खराब हालत है। इनके लिए पैसा आएगा कहाँ से? कौन मदद करेगा इनको? क्या बाकी देश इनकी मदद कर पाएंगे? क्योंकि ये पॉल्यूटर नहीं है, ये प्रदूषण खुद पैदा नहीं कर रहे हैं ये देश, ये विकसित देशों के प्रदूषण के विक्टिम हैं ये। तो नहीं सुनील जी, अब तो नहीं, कोई उम्मीद नहीं है मुझे। इनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। मुझे लगता हिंदुस्तान है जैसे देश अपने दम पे अगर खड़े रह लें अलग बात है, मगर जो अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट आप देख लीजिए क्या हालत है। ठीक है, हाँ के लोग दबे हुए हैं, बिल्कुल, एक तरफ से गरीबी, दूसरी तरफ से जलवायु परिवर्तन का प्रकोप, बुरी हालत है। मुझको जो एक फोटो याद पड़ती है, एक फोटोग्राफर ने ली थी, एक बच्ची बैठी है और पीछे एक गिद्ध बैठा हुआ है, आपको ध्यान होगा उस तस्वीर का। मोटे तौर पे उसी तरह का माहौल अगले 2-3 साल तो बहुत ही भयानक स्थिति में है। और इसमें जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, जैसे गरीबी बढ़ेगी, जैसे लोगों की लाचारी बढ़ेगी, उसमें वायलेंस भी बढ़ेगा, उसमें इनसिक्योरिटी भी बढ़ेगी, उसमें पलायन भी बढ़ेगा, उसमें पूरी दुनिया की इनसिक्योरिटी, अमीर अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। There cannot be any secured islands in the middle of poverty and hunger. मैं बार बार लोगों को याद दिलाती हूँ, इंडिया का
70 का दशक का जब सूखा पड़ा था, और उस समय आपको महाराष्ट्र में, मैं थी नहीं मगर मगर उस वक्त जब इतना भयानक सूखा पड़ा था, तब लोग कहते हैं कि पलायन बहुत जोरों से हो रहा था गांव से शहर, ठीक है, और वायलेंस बढ़ने की स्थिति में था। तो उस आदमी को मुझे नहीं लगता कोई याद करता है, मगर मुझे आज भी उस आदमी का नाम याद है। अनिल मुझे लेके गए थे, वहाँ मिलने गए थे हम लोग उनसे। VS पागे करके आदमी थे। उनने एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की पहली दफे बात एक करी, प्रपोजल रखा था, एक आइडिया रखी थी, नहीं और हुआ। और क्या प्रपोजल था उनका कि मुंबई के जो लोग हैं वो पैसा देंगे, और उनका पैसा जाएगा कि जो गांव में लोग हैं उनको काम मिलेगा, ठीक है, उसी पैसे से, और वो काम गांव में ही करेंगे, और इससे पलायन नहीं होगा। जो मनरेगा जो चल रहा है वो वही है, आज मनरेगा चल रहा है, वो आइडिया वही उसका है। आइडिया क्या था? यही आइडिया था कि आप गांव की ताकत बढ़ाइए, लोगों को वहां रखिए, और शहर का टैक्स का पैसा जाएगा। वो एक स्पेसिफिक टैक्स बना था उन दिनों, एक अच्छा टैक्स। अगर आप यानी उसका नाम एक रूरल सपोर्ट सिस्टम ऐसा मान लेंगे। आई थिंक उन दिनों क्या उस स्कीम का नाम था, मगर वो टैक्स था, प्रोफेशनल टैक्स एक था अमीर के ऊपर जो जाता था उसके लिए। फिर वो सरकारी स्कीम बन गई। आज आप और मेरे टैक्स का पैसा तो जाता है, और वो मनरेगा जो बन गया, लेकिन बड़े तिजोरी में चले जाता है। और मनरेगा का जो आइडिया है वो हम लोगों ने खो दिया। कि मनरेगा का आइडिया था कि गांव की ताकत बढ़ाओ। वहां पर अब ठीक है चेक डैम बनते हैं, मनरेगा से जो पैसा मिलता है अभी भी वो कुछ हद तक लोगों को बचा के रखा हुआ है। कोरोना के पूरे पीरियड में केवल मनरेगा ने लोगों का सर्वाइवल किया। बिल्कुल, मगर आज बहुत कुछ और कर सकते हैं उस पैसे के साथ। हम लोग ऐसे देख सकते हैं जो पहले प्लान था, और मुझे लगता है उस टैक्स को वापस लाना चाहिए, जिससे हर आदमी और औरत को इस देश को पता चले। स्पेसिफिक पर्पस के लिए टैक्स मुझको याद है। हम जिस वक्त कॉलेज में पहुंचे ही थे या स्कूल में ही थे 71 में, बांग्लादेश के रिफ्यूजीज यहाँ आए, तो शरणार्थी टैक्स की एक टिकट सिनेमा टिकट के ऊपर लगती थी, उसको फाड़ा जाता था। तो शरणार्थी टैक्स हम लोग देते थे। बांग्लादेश से जो रिफ्यूजी आए हैं उनके लिए 2.5 रुपए की टिकट थी, तो 3 रुपए हो गई थी, ऐसा कुछ। अभी आप देते हैं, आप एजुकेशन सेस देते हैं, आप रोड सेस देते हैं, मगर आपको कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अच्छा रहता अगर एजुकेशन सेस अलग से रहता, उसकी फिर आपको अकाउंटेबिलिटी मिलती कि इस एजुकेशन सेस में इतने बच्चे स्कूल गए, आपको भी अच्छा लगता, ठीक है। मुझे लगता है टैक्स का जो एक मकसद है, और वो जो मैं बार बार महाराष्ट्र की और वो VS पागे की बात करती हूँ कि क्या समझ थी उस आदमी की 1972 में कि एक प्रोफेशनल टैक्स लगेगा, लोग अमीर लोग और शहर के लोग पैसा देंगे, जिससे गरीब की ताकत बढ़े। ये आज की आइडिया मनरेगा की शायद 2002 के बाद शुरू हुई। उससे पहले नहीं, उससे पहले जो महाराष्ट्र की जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी उसको कहते थे, फिर वो नेशनल स्कीम बन गई थी। अच्छा। और बहुत दिनों तक चली। फिर जब UPA सरकार आई, उन्होंने उसको मनरेगा नाम दिया और उसको पूरे देश में लागू किया, उसका देश में लागू किया। मैं समझती हूँ वो भी गलत किया, क्योंकि मनरेगा का जो आइडिया था वो डिस्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए था, उसको यूनिवर्सल कर दिया चाहिए था। नहीं, ये वैसा हो गया जैसा आज 5 किलो राशन जो है आपको और मुझको भी मिलने लगे, दोज हु डू नॉट नीड इट। और उसको खाली राइट्स इंपॉर्टेंट है, हक जरूरी है, मगर हक किस चीज के लिए? और वो हक को जोड़ना चाहिए था ज्यादा कि आपके ये विकास के, गांव के विकास के लिए पैसा आ रहा है। गांव एक प्लान बनाए, क्या करना चाहता है, कितना पानी को रोकेगा, कितने पेड़ लगाएगा, कितनी हॉर्टिकल्चर के पेड़ लगाएगा, कितने एग्रीकल्चर में करेगा। वो पैसा हर साल गांव आपकी मेहनत
व गांव का विकास। एक चीज बतलाइए सुनीता, आप जो बोल रही हैं उससे मुझको सवाल एक मन में उठ रहा है। जो गांव से शहरों की तरफ लोगों का जाना होता है, हाँ, हमेशा ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन हो जरूरी नहीं है। ये हो सकता है बाई चॉइस भी हो कि ग्रीनर पास्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, सहूलियत की तरफ, सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। हम लोग बम्बई भी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए। डज इट अफेक्ट क्लाइमेट? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि क्लाइमेट ऐसे नहीं असर होता। क्लाइमेट नहीं, एनवायरमेंट नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए दो सवाल हैं। एक तो बाय चॉइस, सबको चॉइस होनी चाहिए। अगर आपको चॉइस है, बिल्कुल सबको चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। चॉइस के लिए जो पलायन है वो बिल्कुल जरूरी है और होना चाहिए, सबका हक होना चाहिए, ठीक है। मगर 90% लोग चॉइस से नहीं जाते। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां पर उनको सुविधा नहीं है। अगर आपको वैसा ही स्कूल मिले, तो इट इज वैसा ही कॉलेज पास में मिले, इनडायरेक्ट डिस्ट्रेस। इट इज एन इनडायरेक्ट डिस्ट्रेस। आपको वैसे ही हॉस्पिटल की सुविधा मिले, आपको वैसे ही पढ़ने की सुविधा मिले, आपके पास एम्प्लॉयमेंट की सुविधा हो। और आजकल रिमोट वर्किंग, आपने देखा कोविड के टाइम तो मेरे सारे साथी पलायन कर गए, गांव चले गए वापस, अपने घर वापस चले गए। नहीं, मैं तो बिलासपुर में मेरी फैमिली है, मैं तो वहीं से काम करूंगा। क्यों नहीं? मेरी तो गांव में मेरी फैमिली है, मैं वहीं जाके काम करूंगा। इंटरनेट एक्सेस है, वहीं से काम करूंगा। दुनिया के कई देशों में अभी तक कंपनियों को मुश्किल पड़ रही है कि लोगों को रोज ऑफिस आके काम करें। लोग हफ्ते में 2 दिन 3 दिन कर रहे हैं। मगर आपका जो सवाल है उसका मैं आंसर ये दूंगी कि जहां चॉइस नहीं है और जो आज पलायन हो रहा है मजदूरी की मजबूरी में, बिल्कुल, उससे क्या हो रहा है कि शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है, ठीक है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अगर आप हाइजीनिक कंडीशंस के दिल्ली आए, और मैं आपको दिल्ली में जो आउटस्कर्ट्स हैं, दिल्ली एक लुटाइन दिल्ली है जहाँ सारे अमीर और अफसर रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि दिल्ली की हालत क्या है। टीवी चैनल्स यहाँ तक सीमित रहते हैं। फिर आपका साउथ दिल्ली है, वहां पर भी अच्छा लगता है, कुछ पता नहीं है। अब चलिए तो उन गलियों में जहां लोग आ जा रहे हैं, और दिल्ली की मिनिमम वेज भी ज्यादा है, तो लोग गांव से वहां ज्यादा आ रहे हैं। अब चल के देखिए किस हालत में लोग रह रहे हैं। मैंने पहली दफे ये देखा था जब कोविड हुआ, और कितने हजारों लोग दिल्ली से निकल के अपने गांव की तरफ चलते हुए गए। वो जो नजारा था, कभी दिल दहलाने वाला नजारा हमने देखा है। दिल्ली और मुंबई से निकल के पैदल चलते हुए, साइकिल पर पूरा घर लेकर चलते हुए, तो आप सोच लीजिए, बच्चों को, बीवी को, माँ बाप को ढो के चलते हुए 1500 किलोमीटर लोग चले हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब इतने लोग हमारे शहरों में आज आ रहे हैं जो नहीं समझते कि ये मेरा शहर है। ये भी सोच लीजिए, शहर उसी का होता है जिसके पास ताकत होती है वहां रहने की, ठीक है। बिल्कुल। बाकी के लोग आते हैं मजबूरी में, मजदूरी के लिए, मगर शहर उनको नहीं अपनाता। और जैसे कोविड हुआ, उनको वापस जाना पड़ा। तो अगर हमारे शहर इस तरह से बड़े होंगे, कल आपके साथ बात हुई, हमारा प्रदूषण बढ़ेगा, हमारे पास रहने की जगह नहीं होगी लोगों के लिए, हमारे पास पीने का पानी नहीं होगा। तो शहरीकरण का जो मॉडल है, क्योंकि वो ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव होता है, जब आप गांव में रहते हैं तो कम सहूलियत, कम सुविधा नहीं, और वो सुविधा आपको वहां मिल सकती है, कम रिसोर्सेज। अब छोटा घर बनाएंगे, तालाब में नहा लेते हैं जाकर, पाइप अगर आपको पाइप पानी भी चाहिए, नहीं, पाइप पानी भी आसानी से मिल सकता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप तालाब में जाइए, आप वही शहर की सुविधा गांव में सस्ते दाम पे मिल सकती हैं। मगर आज शहरीकरण जो हो रहा है, उसके कारण जरूर जलवायु परिवर्तन मैं आपको एक दिलचस्प बात कहना चाहता हूँ। हमारे आज के बातचीत के पर्यावरण के मुद्दे से अलग है जरा, लेकिन सामाजिक पर्यावरण की बात है। गांव जितने हैं हमारे, ये तमाम रूढ़ियों को बांध के रखे हुए हैं। जितना जात का मामला है, जितनी पुरानी ट्रेडिशंस है, गांव बांध के रखी हैं। जब लोग शहरों में आते हैं तो जात के दायरे से थोड़ा सा बाहर आते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है।
और ये एक चीज शहर की एक बहुत अच्छी चीज बहुत है, अच्छी चीज बहुत है। अच्छी चीज है, किसी को पता नहीं। गांव कहीं कितने कुछ भी नहीं अच्छे पता। होंगे, ये लेकिन मैं बात काका सही। जी की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर नहीं, सकता। ये बात सही है आपकी, मगर यही ले कि गांव भी बदलना पड़ेगा ना। हाँ। मैं नहीं गांव को रोमांटिसाइज नहीं कर जी, रही जी, हूँ जी, आपके जी। लिए, ठीक है, मगर गांव को भी बदलना पड़ेगा। मुझे लगता है जहाँ समझ आएगी, जहाँ एजुकेशन आएगा, जहाँ यंग लोग जहाँ के रहेंगे, जी। वही कहते हैं जब आपने शहर में रह चुके हैं, जब हाँ। आप गांव जाते हैं, हाँ। आप नहीं चाहते नहीं कि जा- आपके पास बाथरूम नहीं हो हाँ। और आप किसी के दायरे वो रहें, हाँ। तो ये बदलेगा, हाँ, देश यानी बदलेगा। अभी फिलहाल मुझको जो गांव में जो कमी दिखती हाँ, है वो बिल्कुल ये सही है है, आपकी बात बिल्कुल कि सही है। ट्रेडिशंस और जो कस्टम्स जो शिकंजे जैसी हैं, हाँ, बिल्कुल। कुछ एक अच्छी भी है, नहीं, ट्रेडिशन भी अच्छी अच्छी चीज है, भी कोई है, ट्रेडिशन कोई खराब लेकिन नहीं जो है। शिकंजे जैसी है, हाँ, जो सारे महत्वाकांक्षा को दबा देती है, जो सोशल डिग्निटी को कम करती कम है, करती है, वो मुझे लगता अच्छा, है हमें नई पीढ़ी की जो हसरतें हैं, हाँ, बिल्कुल। वो गांव में पूरी होने की गुंजाइशें कम रहती है। मैं केवल मटेरियलिस्टिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके एक आज़ादी की भी बात कर रहा हूँ, पर्सनैलिटी की भी बात अगर कर आप रहा हूँ। देख लीजिए आज के गांव भी बदल रहे हैं, मैं तो यहाँ देखती हूँ किस तरह से डिस्को पार्टी होती है। लेकिन आप देखिए यही राजस्थान है, हर दूसरे महीने में एक दलित की बारात जो है पुलिस प्रोटेक्शन में निकलती है, कहीं कहीं दूल्हों को हेलमेट लगा के देखिए घोड़ी पे सुनील जी, बैठना इसमें पड़ता तो है। होता ही है, ये देश की बहुत कमियां हैं। मैं अपने पर्यावरण के बारे में सोचती हूँ, ये तो है ही इस देश के अंदर, ठीक है, मगर मैं रोमांटिसाइज भी नहीं कर रही हूँ गांव को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास चॉइस नहीं होनी चाहिए शहर आने की, मगर मैं दो चीजें कह रही हूँ। एक, गांव की ताकत बढ़ाई है जिससे लोगों को पलायन नहीं करना पड़े, अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। दूसरा, शहरीकरण का जो मॉडल है वो भी अलग से सोचिए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ज्यादा लोग आएंगे। आज भी अफ्रीका के अंदर आज 50% अर्बनाइजेशन है और कह रहे हैं उससे ज़्यादा बढ़ेगा। हमारे पास सेंसस है नहीं, तो मैं आपको कोई आंकड़े नहीं दे सकती, मगर लास्ट सेंसस में 30% अर्बनाइजेशन था, ठीक है, और प्रोजेक्शन था कि 2050 तक 50% हमारा जाएगा। तो हमारा प्रोजेक्शन अर्बनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं था, इतना अग्रेसिव नहीं था जितना अफ्रीका का है। मुझे लगता है क्योंकि सेंसस नहीं है, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानते, और हम लोग बिना जाने पॉलिसी बना सकते हैं। पॉलिसी बन रही है, आंख बंद करके रहते रहो, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। हमने जहाँ से ट्रंप से बात शुरू की थी कि ट्रंप के बाद की दुनिया क्या है, मैंने अभी एक जगह एक लाइन लिखी है कि ट्रंप ने दुनिया के शतरंज की बिसात को ऐसे पलटा है कि राजा, वजीर, हाथी, घोड़ा, प्यादा सबकी हड्डी पसली टूट गई है। ऐसा पूरा नज़ारा उसने बदल दिया है। तो आपको क्या लगता है कि 4 साल बाद अमेरिका में जो भी सरकार आएगी, क्या कभी वापस कोई जिम्मेदार सरकार भी आ सकती है कि गैर जिम्मेदारी टिकी रहेगी? कुछ कह नहीं सकते। देखिए, आपको पता था कि ऐसी कुछ होगा इस देश दुनिया में? नहीं। तो सुनील जी, आप और मैं पत्रकार हैं, देखते रहें, समझते रहें और लोगों की समझ बढ़ाते रहें। मेरा यही धर्म है, मेरा यही काम है। शुक्रिया सुनीता, बड़ी दिलचस्प बातचीत हुई।